आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ठीक है, इसे हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे ना? त्रिभुज के समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। समरूपता। और इससे पहले वाला क्लास में इस चैप्टर के हम सर्वांग समता के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग फिर से सर्वांग समरूपता को एक बार फिर से समझते हैं। अगर हम लोग सर्वांग समता का बात करें तो दो त्रिभुज हम लोग जनरली अगर डेली लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से अगर इसका डेफिनेशन अगर समझे तो सर्वांग समता क्या होगा? वो दो त्रिभुज जो क्या होगा, आपस में एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को पूरा पूरी ढक दे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ क्या किया है, एक फिगर ड्रॉ किया है। ठीक है, जो कि क्या है, एक त्रिभुज है। मैं और एक त्रिभुज बनाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ और एक त्रिभुज बनाया। अगर हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रख दें, ठीक है, कलर में दूसरा कर देता हूँ तो समझने में सुविधा होगा। अब देखिए, अगर देखते हैं इसको ध्यान से तो ये वाला त्रिभुज का हम अगर इस त्रिभुज के ऊपर रख दें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे को पूरा पूरी क्या कर देता है, ढक देता है। तो इस तरह का अगर हमको कुछ फिगर मिलता है, इस तरह का अगर हमको त्रिभुज मिलता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाता है ना? सर्वांग सम कहलाता है। ठीक है, ये हमारा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ डेफिनेशन रहा। अब देखिए, जैसे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ और एक डेफिनेशन आपको बताते हैं। जैसे एनसीईआरटी किताब का, आपका जो मैथ का एनसीईआरटी किताब है, वो आपका पास जो किताब है ओरिजिनल वाला, ठीक है, जो दूसरा आभा या फिर सरल, वो सब किताब का बात नहीं करते हैं। जो ओरिजिनल एनसीईआरटी का किताब है, अगर आपके पास है, किसी दूसरे के पास भी अगर वही ओरिजिनल किताब है, तो क्या होगा, एक दूसरे के हर साइड से क्या होगा, बराबर होगा। तो वो दोनों एनसीईआरटी किताब क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो यहाँ सर्वांग समता से समझ में क्या आया? देखिए, अब फिगर को हम यहाँ से इधर ले आते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि अगर ये वाला इसका जितना लंबाई है, ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो जैसे इस पी क्यू आर त्रिभुज को जैसे ही हम त्रिभुज एबीसी के ऊपर रखे तो क्या हुआ, पूरा पूरी ढक गया। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी जो है वह किसके साथ बराबर है, पी क्यू के साथ बराबर है। ए बी के ऊपर कौन आया था ना, पी क्यू आया था, ढका था। तो ऐसा नहीं हुआ था कि ए बी छोटा हो गया था या पी क्यू बड़ा हो गया था। ढक देने का मतलब ये था, पूरा पूरी ढकने का, कि ए बी जितना बड़ा है पी क्यू भी उतना ही क्या था, बड़ा था। कोई एक दूसरे से ना छोटा था ना क्या, बड़ा था। ठीक है, अब हम लोग जब ए बी के ऊपर कौन बैठ गया था, पी क्यू, उसी तरह बी सी के ऊपर कौन बैठा था, क्यू बैठा था ना। और फिर ए सी के ऊपर कौन बैठा था, ए सी के ऊपर कौन बैठा था ना, पी आर। ये चीज हम लोग देखें। ठीक, साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल भी बराबर हुआ होगा, तो ही क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर बैठा है। नहीं तो फिर क्या होता, ये अगर थोड़ा सा छोटा होता तो ये वाला लाइन जब इसके ऊपर बैठाते तो लाइन ऐसा आ जाता, आता कि नहीं? थोड़ा सा भी छोटा होता, थोड़ा सा इधर आ जाता। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल जो था ए, वो किसके साथ बराबर हुआ था ना, पी के साथ बराबर हुआ था। एंगल बी जो है वो किसके साथ बराबर हुआ था ना, क्यू के साथ बराबर हुआ था। और एंगल सी जो है वो किसके साथ बराबर हुआ था ना, एंगल आर के साथ बराबर हुआ था। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि दो त्रिभुज, ठीक है, आपस में तभी सर्वांगसम हो गए अगर उसका संगत भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, तथा संगत कोण आपस में बराबर हो। ठीक है, ये हम त्रिभुज के लिए देखें। तो इस तरह से हम किसी बहुभुज के लिए भी देखेंगे तो यही नियम होगा। ठीक है, कि उसका संगत कोण क्या हो, बराबर हो, साथ ही साथ संगत भुजाएं भी बराबर हो। जैसे अगर हम चतुर्भुज का बात करते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर चतुर्भुज बना रहे हैं, इसको मैं हाथ से ही बना दे रहा हूँ, कोई फिगर नहीं ले रहा हूँ। तो क्या होगा, तो ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल को देखना होगा, ये वाला एंगल के साथ ये वाला, ये वाला एंगल के साथ ये वाला, और ये वाला एंगल के साथ ये वाला। फिर हम बराबर क्या देखेंगे, साइड को भी देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से समझ में आया कि कोई भी बहुभुज
तभी सर्वांग सम होंगे अगर उसके संगत भुजा क्या हो, बराबर हो तथा संगत कोण बराबर हो। इस चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम आप लोगों को एक अलग से फॉर्मूला कॉपी बनाने के लिए बोला था क्लास में, तो उस फॉर्मूला कॉपी में ये जो अभी नोट्स लिखा रहे हैं इसको वहां पर क्या कर लेना है, उतार लेना है। देखिए हमने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया सर्वांग सम का कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, जैसे ये त्रिभुज लिए, ठीक है, ये 3 भुजा वाला लिए थे, और इधर वाला भी दाएं साइड वाला भी कितना भुजा वाला लिए थे, 3 भुजा वाला लिए थे। ऐसा करने से नहीं होगा कि एक त्रिभुज का बात करें, ऐसा करने से हम सर्वांग सम डेफिनेशन फॉलो नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, भुजाओं की संख्या समान लेना होगा। अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं तो राइट दूसरा वाला भी क्या करना होगा, त्रिभुज ही लेना होगा। तो दो बहुभुज सर्वांग सम होते हैं, यानी अगर यह चतुर्भुज लेंगे तो दूसरा वाला भी क्या करना होगा, चतुर्भुज। अगर कोई आकृति अगर पंचभुज लेते हैं तो उसका तुलना हम किसी पंचभुज वाले आकृति से ही करेंगे, तो वो सर्वांग सम होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है, उनके संगत कोण बराबर हो, यानी जैसे एंगल ए बराबर एंगल पी यहाँ लिखे थे हम लोग उदाहरण में देखे थे, तथा उनके संगत भुजाएं बराबर हो। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं कि जैसे यहाँ पर बराबर हो गया था, दोनों सर्वांग सम हो गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, इस तरह से 2 लाइन देते हैं बराबर का, ऊपर से इस तरह से उल्टा एस के टाइप से, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है आपका सर्वांग समता का, ठीक है, ये सर्वांग समता का सिंबल है, सर्वांग समता, ठीक है। आशा करते हैं सर्वांग समता आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि समरूपता किसे कहते हैं। अब हम लोग समरूपता को सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, दो त्रिभुज अगर हम लोग दैनिक जीवन में समरूपता के अगर हम लोग डेफिनेशन खोजने जाए तो डेफिनेशन इस हिसाब से होगा कि ऐसा दो आकृति जो देखने में एक जैसा हो। जैसे मैं गर्ल्स लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जैसे सब कोई चूड़ी पहनते होंगे तो चूड़ी का साइज सबके हाथ में एक जैसा नहीं होता है, लेकिन चूड़ी देखने में एक जैसा होता है, भले उसका डिजाइन थोड़ा अलग हो लेकिन उसका आकृति एक जैसा होता है। तो वो आपस में क्या कहलाएगा ना, समरूप कहलाएगा, ठीक है। जिस तरह से फिर हम दूसरा एक डेफिनेशन देते हैं, डेली लाइफ से एग्जांपल देते हैं, डेफिनेशन नहीं, कि जैसे मान के चलिए स्कूल में सरस्वती पूजा होता है या फिर किसी के गांव में भी सरस्वती पूजा होता है, तो सरस्वती मूर्ति को अगर गांव वाला मूर्ति को भी देखेंगे और स्कूल वाला मूर्ति को भी देखेंगे तो देख के ही बता देंगे कि ये मूर्ति किसका है, यानी पता है, ठीक है, कि ये आकार जो है वो माँ सरस्वती का ही होता है, ठीक है। तो वो क्या है, भले उसका स्कूल वाला का मूर्ति का साइज हो सकता है थोड़ा छोटा हो, गांव वाला मूर्ति का साइज हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लेकिन देखने में क्या हो, एक जैसा होता है, ठीक है। अगर देखने में एक जैसा होता है तो वो क्या कहलाएगा, समरूपता कहलाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग ये ट्राइंगल में देखेंगे कि किस हिसाब से कोई भी दो ट्राइंगल समरूपता होता है। इस त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं DEF, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं D, ये वाला बिंदु है E और ये वाला बिंदु है F, ठीक है। और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं MNO। अब देखिए, इसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल है, ठीक, ये भी एंगल लगभग उतना ही है, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल भी उतना ही है, और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल भी उतना ही है, ठीक है। तो दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं, पहला कंडीशन इसका है कि उसका एंगल क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल D बराबर एंगल क्या है, M, एंगल E बराबर हो जाएगा एंगल N, और एंगल F बराबर हो गया एंगल O, ठीक है। जब सर्वांग समता लिखे तो क्या किए थे कि हमने एंगल वाला कंडीशन को हमने बाद में लिखा था, तो उसको पहले कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले लिखिए और एंगल को ही पहले लिखना सही रहेगा, ठीक है। जल्दी आपको पता चल जाएगा कि वो समरूप है कि नहीं। अब साथ ही साथ अब सर्वांग सम के टाइम क्या देख रहे थे कि DA बराबर देख रहे थे DM, लेकिन समरूपता के टाइम हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या करते थे, सर्वांग समता के टाइम DE को बराबर देख रहे थे कि MN के है कि नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, DE और ये जो MN का लंबाई है,
ठीक है। जैसे डी यहाँ मान के चलिए 6 सेंटीमीटर दिया होगा और ये एम एन का वैल्यू अगर आप कुछ मान के चलिए 3 सेंटीमीटर दिया होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे हम लोग डी बटा एम एन निकालेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो 6 है और बटा कितना, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना आ गया 2/1। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से क्या होगा, ये डी बटा एम एन का वैल्यू निकाले। फिर दूसरा क्या कर रहे थे सर्वांग सम के टाइम की ये वाला भुजा और इस वाला भुजा को बराबर ले रहे थे। इसमें बराबर लेना नहीं है, इसमें दोनों का क्या लेना है, रेशियो लेना है, ठीक है, अनुपात लेना है। तो ई एफ बटा क्या लेना है, एन ओ। हम देखिए इसमें क्या करते हैं, जब दूसरा साइड का बात कर रहे थे, जैसे ई एफ का भी बात करेंगे, तो सर्वांग सम का टाइम क्या कर रहे थे, ई एफ बराबर देख रहे थे कि एन ओ है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है, समरूपता के टाइम बराबर नहीं देखना है, ये दोनों का अनुपात दिखना है। यानी ई एफ का रेशियो किसके साथ लेना है, अनुपात एन ओ के साथ, ठीक है। एफ देखने में ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। ये हो गया ई एफ, ठीक है। उस तरह से इसका भी कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा समथिंग, जैसे मान लीजिए 8 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, फिर उस तरह से वैल्यू निकालेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, जैसे लिख ही देते हैं, जैसे 8 सेंटीमीटर, ठीक। और ये वाला क्या लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक। और ये वाला 2 सेंटीमीटर और ये वाला 1 सेंटीमीटर। तो ई एफ का वैल्यू कितना है 8 और एन ओ का वैल्यू कितना है 4, तो क्या हो गया 2/1, ठीक। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, डी एफ, ठीक है। डी एफ का रेशियो लेंगे किसके साथ ना, एम ओ के साथ, ठीक। तो डी एफ का वैल्यू कितना है, डी एफ का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1 है। तो देखिए यहाँ पर अगर दाएं साइड वाला देखते हैं, डी ई बटा एम एन का वैल्यू 2/1 आया, ई एफ बटा एन ओ का वैल्यू 2/1 आया और डी एफ बटा एम ओ का वैल्यू कितना आया 2/1 आया। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि सारा आपस में क्या है, बराबर है। यानी डी ई बटा एम एन बराबर क्या है, ई एफ बटा एन ओ बराबर क्या है, डी एफ बटा एम ओ। सब देखिए किसके साथ बराबर है, 2/1 के साथ बराबर है, ठीक है। तो हमको ये दो कंडीशन देखना है, पहला कि एंगल बराबर हो, दूसरा कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं, वो आप लोग वो जो फॉर्मूला कॉपी है उसमें नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये दो त्रिभुज जिसका हम लोग बात कर रहे थे, ये समरूप तब हुआ जब क्या हो, उसका संगत कोण बराबर हो, साथ ही साथ उसके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो देखिए वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी अगर त्रिभुज एक वाला आकृति त्रिभुज लेंगे तो दूसरा वाला आकृति भी त्रिभुज ही लेना होगा। अगर पहला वाला आकृति चतुर्भुज लेंगे तो दूसरा वाला आकृति भी चतुर्भुज ही लेना होगा, तो हमें पता चलेगा कि वह समरूप है या सर्वांगसम है। तो यहाँ समरूप वाला बात करते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। पहला कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर पहला कंडीशन हम लोग निकाले थे। पहला कंडीशन क्या देखे थे कि एंगल बराबर हुआ था कि नहीं, ठीक। देखिए ये एंगल बराबर हुआ था। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या था कि उसके संगत भुजा, देखिए इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंडीशन। हो सकता है ये आपका 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस तरह का। अब देखिए ये दो चीज हम लोग समझे, ठीक है। तो देखिए सर्वांगसम और समरूपता में सिर्फ अंतर ये रहा, देखिए एंगल तो इसमें भी बराबर देख रहे थे, एंगल उसमें भी बराबर देख रहे थे। इसमें क्या करते हैं, सर्वांगसम में क्या देख रहे थे कि भुजाएं बराबर हो, लेकिन समरूपता में क्या कर रहे हैं, भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ये बस यही एक अंतर है। अब देखेंगे हम लोग कि अगर कोई दो त्रिभुज या कोई दो बहुभुज सर्वांगसम दिया हुआ है तो उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ लिख दूं कि कौन कौन ये ट्राइंगल जो इसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं। यहाँ ट्राइंगल बात हो रहा था किसका किसका, यहाँ पर ट्राइंगल बात हो रहा था, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया ना। इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ये ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल का नाम क्या था देखिए, तो डी ई एफ, ठीक है। ये समरूप होगा इसके साथ, इस तरह से ये सिमिलर का सिंबल है, ठीक है। सर्वांग समता में इस सिंबल के नीचे दो बराबर लाइन आता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये वाला लाइन आएगा। ये सिमिलर यानी समरूपता का प्रतीक है, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्या नाम है, एम एन ओ, त्रिभुज एम एन ओ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, समरूप, ठीक है, समरूप। तो क्या पढ़ेंगे इस पूरा लाइन को,
त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज MNO, ठीक है, MNO, ठीक। आशा करते हैं आप लोगों को समरूपता भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई दो आकृति, ठीक है, कोई दो बहुभुज के बारे में दिया गया है कि वो सर्वांगसम है, तो उसके बारे में हम लोग समरूपता से रिलेटेड क्या कह सकते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा दिया हुआ है कि दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, जैसे दिया हुआ है कि, ठीक है, कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, ठीक है। सर्वांगसम को हम लोग इस तरह से नोट करते हैं, ये दो को बराबर लाइन फिर ऐसे, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ठीक है। अगर इस तरह से है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, सर्वांगसम हो चुका है, तो होने के लिए वो क्या कंडीशन फुलफिल क्या होगा, दो कंडीशन। एक तो उसका संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब कि A और P बराबर हुआ होगा, B और एंगल Q बराबर हुआ होगा, एंगल C और एंगल R बराबर हुआ होगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड क्या होगा, तभी नहीं यहाँ सर्वांगसम लिखा हुआ है। और दूसरा वाला क्या है कि संगत भुजा बराबर, जैसे यहाँ पर A और B लेंगे, यानी पहला दो लेटर लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहला दो लेटर लेना होगा, ठीक है। AB बराबर PQ हुआ होगा। उसी तरह से B और C को लेंगे तो Q और R के साथ बराबर हुआ होगा। और पहला वाला और लास्ट वाला लेटर को लेंगे, यानी A और C को लेंगे तो किसके साथ बराबर हुआ होगा, PR के साथ बराबर हुआ होगा, ठीक है। यानी ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड क्या होगा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि समरूपता के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। समरूपता के लिए हमको क्या देखना है, दो कंडीशन देखना है, ठीक है। समरूपता के बारे में हमको दो कंडीशन देखना है। पहला कंडीशन कि एंगल A और एंगल P बराबर है कि नहीं। देखिए, एंगल A एंगल P बराबर है, एंगल B और एंगल Q बराबर है कि नहीं, वो भी बराबर है, एंगल C और एंगल R वो भी बराबर है। तो यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल A बराबर एंगल P है, एंगल B बराबर एंगल Q है, और एंगल C बराबर एंगल R है। ये कहाँ से मिला, देखिए ये यहाँ से मिला, ठीक है। सर्वांगसम हो चुका है, इसका मतलब ये दोनों वो उसमें वो गुण है, नहीं होता तो ये सर्वांगसम नहीं होता। तो उसमें से देखिए हमको समरूपता के लिए पहला गुण ये होना चाहिए, देखिए वो गुण पहले से सेटिस्फाइड किया हुआ है। अब क्या देखेंगे, जब दूसरा गुण देखते हैं समरूपता का, तो क्या देखते हैं, इसका संगत भुजा। अगर AB लेंगे तो किसके साथ रेशियो लेना होगा, PQ। तो AB का रेशियो लेंगे हम लोग किसके साथ, PQ के साथ, ठीक है। तो AB की जगह देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, PQ लिख सकते हैं ना। तो AB को हटा के हम लोग PQ लिख दिए और नीचे PQ, ठीक है। तो बराबर कितना आ गया, 1। उस तरह से BC को लेंगे, यानी सेकंड वाला और थर्ड वाला, तो इधर से सेकंड वाला थर्ड वाला क्या है, QR, ठीक। और BC को हटा के क्या लिख सकते हैं, QR, और नीचे क्या है, QR। तो दोनों आपस में कट के कितना हो जाएगा, 1। फिर उस तरह से पहला वाला और लास्ट वाला को लेंगे, यानी AC का रेशियो लेंगे किसके साथ, यहाँ पर पहला क्या है P और लास्ट वाला कितना है, क्या है R, तो PR। तो AC को हटा के देखिए क्या लिख सकते हैं, PR, ठीक है। तो PR बटा PR बराबर कितना हो गया, 1। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए कि AB बटा PQ का वैल्यू उतना है, BC बटा QR का भी वैल्यू उतना है, AC बटा PR का भी वैल्यू उतना ही है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। हमने ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड किया वो यहाँ लिख दिया। तो हमने देखा कि अगर सर्वांगसमता अगर हो चुका है तो ये क्या है, तो ये जो समरूप का दो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर कोई दो आकृति सर्वांगसम है तो वो गारंटी है कि वो समरूप भी होगा, ठीक है। तो उसको यहाँ हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये नोट में आप लोग क्या कीजिएगा, वो फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक। क्या है यहाँ देखिए, जो हम सीखे वही वाला लिखिए, ठीक है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। अब देखिए इसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ये चीज जो हम लोग सीखे। अब देखिए हमने यहाँ दो वो एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। एक साइड में दो वृत्त लगाए हैं, दूसरे साइड में फिर दो वृत्त लगाए हैं। तो अगर ये दोनों वृत्त को ध्यान से देखते हैं, देखिए ये चूड़ी के जैसा ही है, तो ये दोनों चूड़ी क्या आकार में सेम है, यानी समरूप है। बात है कि हम यहाँ ध्यान से देख के बोल सकते हैं कि ये समरूप है, और ये भी देखिए समरूप है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि अगर इस चूड़ी को इस चूड़ी के ऊपर रखेंगे तो क्या वो पूरा पूरी एक दूसरे को ढक देगा, हाँ बिल्कुल एक दूसरे को ढक देगा। जैसे देखिए हम यहाँ ला रहे हैं, देखिए कोई भी थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ, कोई भी थोड़ा सा कम नहीं हुआ, ये तो पूरा पूरी ढक दिया। यानी अगर इस केस में देखें तो ये तो समरूप तो दिया हुआ है, साथ ही साथ ये क्या कह रहा है, जब एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं
तो ये दिखा रहा है कि एक दूसरे को ढक दे रहे हैं। इसका मतलब ये समरूप जब हो रहा है, ये इम्प्लाइज कर रहा है इस कंडीशन में कि सर्वांगसम भी है, सर्वांगसम है। लेकिन जब ये वाला कंडीशन देखेंगे तो देखिए समरूप दिया हुआ है, अगर इस चूड़ी को इसके ऊपर रखेंगे या इस चूड़ी को इसके ऊपर रखेंगे तो क्या पूरा पूरी ढक देगा एक दूसरे को पूरा पूरी नहीं ढक पाएगा। यानी यहाँ पर ये इम्प्लाई कर रहा है कि सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। यानी यहाँ देखिए हमको क्या मिला, समरूप अगर दिया हुआ है तो हो सकता है सर्वांगसम नहीं हो, और समरूप अगर दिया हुआ है हो सकता है सर्वांगसम हो। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा कि आज जो अभी तक समझाए यहाँ तक, ठीक है, वो सारा चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल का, और वो जो फॉर्मूला कॉपी है उसमें नोट कर लीजिएगा, और ठीक इसी तरह से फिगर बनाइएगा, ठीक इसी तरह से एग्जाम्पल लीजिएगा, इसको 2-3 बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ये इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अगर अच्छा से पकड़ बना लीजिएगा तो आगे का क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ध्यान से सुन लीजिए कि एक्सरसाइज 6.1 का के अंदर जितना सारा क्वेश्चन है, सारा ये डैश वाला ही क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका श्योरली आएगा, और वो 1 नंबर के लिए आपको आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये देखिए सभी वृत्त जैसे क्वेश्चन दिया गया है, सभी वृत्त डैश होते हैं, और देखिए ब्रैकेट में आंसर दिया हुआ ही है, आपको सोच समझ के क्या करना होगा, उसको आंसर यहाँ लिखना होगा। तो देखिए सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि सभी वृत्त सर्वांगसम होंगे, लेकिन सभी वृत्त यानी सभी चूड़ियों से तुलना कर सकते हैं कि सभी चूड़िया सर्वांगसम होगा, समान होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी चूड़िया देखने में एक जैसा होगा। ठीक है, इस तरह से याद अच्छा से रहेगा, इसलिए हम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। तो क्या होगा, वो देखने में एक जैसा होगा, यानी क्या होगा, समरूप होगा, यानी इस डैश में क्या होगा, समरूप। ठीक, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप से देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम। देखिए सभी वर्ग देखने में तो सेम होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं होगा कि सभी वर्ग का साइज समान हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक वर्ग बनाए और ये एक वर्ग बनाए, देखिए सभी वर्ग देखने में तो एक जैसा हो रहा है। ठीक है, पूरा पूरी वर्ग नहीं बन रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं। तो सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होगा, क्योंकि देखिए समान तो एक दूसरे को तो ढक तो नहीं देगा, इसलिए क्या होगा, देखने में तो एक जैसा है लेकिन एक दूसरे को ढक नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए इसके आंसर भी क्या होगा, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। अब बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का, भले साइड कुछ भी हो जाए, लेकिन समबाहु त्रिभुज का हर एक एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी जैसे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2 समबाहु त्रिभुज बना लिया, तो देखिए ये सारा एंगल जो होगा दोनों का ही क्या हो जाएगा कि ये वाला, अगर ये वाला भी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का तीनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला भी 60, ये वाला भी कितना होगा 60, और ये वाला भी कितना होगा 60, ये वाला 60, ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि संगत कोण बराबर हो जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अब क्या कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ब्लैक ले लेते हैं, अगर ये मान के चलिए 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक, और ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं भी तो बराबर होता है। ये अगर 10 होगा तो ये भी 10, ये भी 10। अब देखिए 6 और 10 का रेशियो, इस 6 और 10 का रेशियो और इस 6 और 10 का रेशियो, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अब देखिए तीसरा वाला, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत, यहाँ पर थोड़ा साइड आएगा इधर, क्वेश्चन यहाँ आपको पूरा दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, 1 मिनट। अब आपको क्वेश्चन पूरा दिखेगा। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, देखिए हम कंडीशन लिखाए थे कि समरूप होने का 2 कंडीशन है, एक तो उसका संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। देखिए तो यहाँ दिया है उनके संगत कोण डैश हो, तो संगत कोण को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहला वाला डैश में क्या आंसर आएगा, बराबर। ठीक,
और दूसरा वाला डैश में क्या आंसर आएगा, संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती। यहाँ पर हो जाएगा समानुपाती। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन है डैश में, इसमें से एक क्वेश्चन 99% आने का चांस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृति, तो समरूप आकृति हम लोग सीखे, एक क्या सीखे कि एक वृत्त हो जाएगा, सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होते हैं, इसलिए उदाहरण नंबर 1 हो जाएगा वृत्त। ठीक, और दूसरा 2 को उदाहरण देने वाला है और एक दे देते हैं वर्ग। सभी वर्ग क्या होता है, समरूप भी होते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो गया। अब बोलता है ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है, इसका 1 नंबर हो जाएगा आपका, जैसे चौक एवं डस्टर। ठीक है, ये कभी भी समरूप नहीं हो सकते। ठीक है, एक उदाहरण हो गया। तो दूसरा उदाहरण ले लीजिए कलम एवं कॉपी। ठीक है, ये दोनों कभी भी क्या नहीं हो सकते, समरूप नहीं हो सकते। ये आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 से दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। देखिए, समरूप होने के लिए हम लोग देखे थे क्या कंडीशन था, पहला कंडीशन था कि एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही एंगल बराबर नहीं होगा वो समरूप नहीं होगा, पहला कंडीशन वही होता है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है ना, एंगल डी, तो क्या यहाँ एंगल 90 डिग्री है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर पता चल जा रहा है कि एंगल डी जो है वो एंगल एस के साथ बराबर नहीं है। ठीक है, यानी एक भी अगर बराबर नहीं होगा तो आगे लिखने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान के चलिए अगर आपको 5 सब्जेक्ट में पास करना है, उसमें से अगर एक सब्जेक्ट में आप फेलवर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाइएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर कंडीशन क्या था, सारा एंगल बराबर होना चाहिए था। क्लियरली पता चल रहा है एंगल डी और एंगल एस आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं एंगल आर जो है वो एंगल सी के साथ बराबर नहीं है, एंगल पी जो है वो एंगल ए के साथ बराबर नहीं है, और एंगल क्यू जो है वो एंगल बी के साथ बराबर नहीं है। तो इसका मतलब पहला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं किया, इसलिए ये समरूप दिया हुआ चतुर्भुज समरूप नहीं है। दिया हुआ चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, ये आपका 6.1 कंप्लीट हो गया। लेकिन देखिए ये ज्योमेट्री पोर्शन है, ये इतना आसान नहीं होता। आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार देखिए। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बताइए, फिर उसका हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं।